हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज फिर से आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट करके मैंने इस वीडियो में लिया है। पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न को पढ़ेंगे कि नीचे दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता है। यहाँ पे ये फिगर दे रखा है और इस फिगर में कह रहा है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में जो तुल्य धारिता होगी उसे ज्ञात करो। इस फिगर में आप देखेंगे कि 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं जो 3-3 माइक्रोफैरड के हैं। ये 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड और ये भी 3 माइक्रोफैरड। इस तरीके से हमारे पास ये कैपेसिटर लगे हुए हैं और ए और बी के बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे फोकस करेंगे। पहले आप ये देखिए कि ये जो 3 माइक्रोफैरड है, ये जो 3 माइक्रोफैरड है और ये जो 3 माइक्रोफैरड है, ये तीनों कैपेसिटर जो है श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता का सूत्र होता है लिख लेंगे। यहाँ पे हम श्रेणी क्रम में लगे हैं तो श्रेणी क्रम यहाँ पे लिख देते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि श्रेणी क्रम वालों को हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो जितने भी कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं उनको देखिए। और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है आप लोगों को पता होगा, 1/c बराबर में 1/c1 प्लस का 1/c2 प्लस का 1/c3, यही सूत्र होता है। और इसी तरीके से जितने भी कैपेसिटर होंगे उनको हम इसी तरीके से जोड़ते जाते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ तक जोड़ा है। तो 1/c अगर निकालना होगा हमें, अगर यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो आगे हम क्या करेंगे, c1 का मान क्या है 3 माइक्रोफैरड, तो 3 रख देंगे, प्लस का 1/c2, c2 भी हमारा 3 माइक्रोफैरड, 3 रख देंगे, और c3 भी 3 माइक्रोफैरड, 3 रख देंगे। तो 1/c बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो मिलेगा ये 3 कट जाएगा, यानी कि c बराबर क्या मिलेगा 1, c बराबर क्या मिलेगा 1। और ये किस में होगा, माइक्रोफैरड में होगा, क्योंकि सारे कैपेसिटर माइक्रोफैरड में थे, तो ये भी हमारा निकला माइक्रोफैरड में। तो इन तीनों को हमने श्रेणी क्रम में सॉल्व कर दिया, तो ये मिला 1 माइक्रोफैरड, यानी कि 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब हमारा जो फिगर है ना कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई हो जाएगा। किस प्रकार से, इस तरीके से ये हमारा एक कैपेसिटर जहाँ था वहीं पे रहेगा और ये तीनों माइक्रोफैरड जो हैं यहाँ पे आकर के जुड़ जाएंगे, जो कि 1 माइक्रोफैरड बन चुका है अब। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में थे तो 1 माइक्रोफैरड बन गए हैं और ये 3 माइक्रोफैरड ऑलरेडी है। तो हमें ज्ञात क्या करनी है, इस ए और इस बी के बीच जो तुल्य धारिता है उसे ज्ञात करना है। तो अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब ये श्रेणी क्रम में नहीं है, अब ये समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो जो समांतर क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र होता है वो क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता का सूत्र होता है c बराबर में c1 प्लस का c2, इस तरीके से होता है। और जितने भी कैपेसिटर होंगे इस तरीके से जुड़ते जाएंगे। तो c बराबर निकालेंगे तो c1 का मान क्या है 3 माइक्रोफैरड है, तो 3 रखेंगे, प्लस का c2 का मान क्या है 1 माइक्रोफैरड, तो 1 रखेंगे, और c बराबर क्या मिल जाएगा 4 माइक्रोफैरड। लास्ट में क्या मिल जाएगा 4 माइक्रोफैरड। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूज़न लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है आपको समझ में आ गया होगा। 4 माइक्रोफैरड इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कि तो अगला प्रश्न है वैद्युत विभव का मात्रक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको वैद्युत विभव का सूत्र पता होना चाहिए। तो देखिए, हमारे पास वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है V बराबर में W/Q होता है। क्या होता है, W/Q होता है। ये अगर फार्मूला होता है तो W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और प्रति लगा करके Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया काम, क्योंकि W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक जूल, क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, किसी भी तरीके की यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 3rd नंबर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, 2 बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं और उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल जो है F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर K2 हो जाए तब इसके मध्य स्थिर वैद्युतिक बल क्या होगा। देखिए, यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे यहाँ पे समझ लीजिए। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इसमें 2 कंडीशन उत्पन्न होगी। पहली कंडीशन जो होगी वो सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद से सेकेंड कंडीशन की तरफ चलेंगे। देखिए, 2 कंडीशन क्यों, क्योंकि एक परावैद्युतांक K1 है, दूसरा परावैद्युतांक K2 बदलेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो K1 अगर परावैद्युतांक है तो हमारे पास बल का जो सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। Q1 Q2/r² होगा, ये फोर्स का यानी बल का सूत्र होता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम K1 परावैद्युतांक ले रहे हैं तो यहाँ पे हम K1 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो बल का सूत्र मिलेगा, अगर हम F इंटू में K1 लिखते हैं
यानी इस K1 को इधर F के साथ पक्षांतर कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, यही चीज़ बचेगा ना यहाँ। तो इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट नाम ले देते हैं, मतलब कि इस समीकरण नंबर इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम अगर सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, अब सेकेंड कंडीशन को देखें तो बल का सूत्र हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में क्या होता है आर स्क्वायर, यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे हम परावैद्युतांक को K1 से बदलकर K2 दे देते हैं, ठीक है, K2 रख देते हैं। तो इस K2 को अगर F के साथ लेकर आएँ, पक्षांतर करें तो F इंटू का K2 हो जाएगा। F इंटू K2 बराबर हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हमारे पास यहाँ फर्स्ट कंडीशन में भी जो आरएचएस साइड है वो इक्वल है किसके, दूसरे कंडीशन के आरएचएस साइड से, यानी कि दोनों ही समीकरणों में आरएचएस साइड क्या है इक्वल है, तो इसका एलएचएस साइड भी क्या होगा इक्वल ही होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं एफ K1 बराबर हो जाएगा F इंटू K2 के, हो जाएगा नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर। तो आगे हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो F बराबर क्या निकल के आ जाएगा K1 अपन में K2 और एक F जो बचेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में F रहेगा। तो ये हमारे पास F बराबर K1 अपन में K2 इंटू F निकल के आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, K1 अपन में K2 इंटू का F, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, K1 अपन में K2 इंटू का F, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप इस तरीके से लाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक है। धारिता के मात्रक की बात हो रही है, तो देखिए धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर हमारे पास होता है Q अपन में V, क्या होता है Q अपन में V। तो Q का जो मात्रक होता है, इसका अगर मात्रक बताना है C का, यानी धारिता का मात्रक बताना है, तो Q का मात्रक होता है हमारे पास कूलाम, ठीक है। तो कूलाम इसका मात्रक हो गया, और अपान में लगा देंगे V का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है, तो कूलाम प्रति वोल्ट क्या हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका चौथा दिख रहा है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला वैद्युत बल निर्भर करता है। तो देखिए एक बिंदु आवेश पर जो विद्युत द्विध्रुव का लगने वाला बल निर्भर करता है वो 1/r³ पर निर्भर करता है, यानी जो बल होगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r³। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी के पास है कि 1 वोल्ट बराबर होता है। देखिए 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, देखिए 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम, ठीक है। क्या होता है 1 जूल प्रति कूलाम, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया जो कार्य होता है उसका सूत्र होता है W बराबर में PE 1 - का cos थीटा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसमें बात करें P की तो P बराबर होता है हमारे पास, P क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू का 2L, मतलब ये जो होगा इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और E बराबर होता है हमारे पास, E बराबर होता है हमारे पास F अपन में Q0, ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा। तो इन दोनों फार्मूलों को याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले भी इंपॉर्टेंट है इसी के साथ साथ। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। इसका सूत्र हो जाएगा हमारे पास PE 1 - का cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आइए देख लेते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। देखिए हमारे पास क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो विद्युत विभव जो होगा किसके समानुपाती होगा। देखिए हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। अगर अक्षीय स्थिति में बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, ठीक है। और वहीं पे बात करें तो विद्युत विभव की बात करें अगर अक्षीय स्थिति में तो V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। तो P/r² हो रहा है तो 1/r² इसका कोफिशिएंट होगा, तो 1/r² इसका सही आंसर होगा, यानी कि विद्युत विभव जो होगा प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा 1/r² के। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए अगर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की जब भी बात आएगी तो आप लोग क्या करेंगे, ये समझेंगे कि उसका मान जो होता है शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अब बढ़ेगी कि घटेगी, या अपरिवर्तित रहेगी, या फिर अनिश्चित रहेगी, ये आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? देखिए एक धनावेश को निम्न विभव से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी? तो आप सभी को याद रखना है, कभी भी निम्न से उच्च की तरफ जाएगा तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि उसमें कार्य करना पड़ेगा। अगर उच्च की तरफ जाएगा तो उसमें कार्य करना पड़ेगा, उसको वर्क डन करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो बढ़ेगी। आई होप आप सभी को ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए। पहला प्रश्न हमारे पास है, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर हम बहुत सरल भाषा में लिख करके लाए हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम उस बिंदु की वैद्युत विभव कहते हैं। देखिए एक बात सुनिए, देखिए कोई भी परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश का मतलब देखिए यहाँ परीक्षण आवेश लिखा हुआ है, परीक्षण आवेश का मतलब होता है जिसका खुद का अपना बल न हो, किसी और आवेश के बल का अनुभव करता है, उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। तो अगर किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो उसमें कार्य लगेगा और उसी कार्य को हम उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। बस इतनी सी बात जो है आपको याद रखनी है। और इसके लिए हमारे पास फार्मूला निकल के आता है, V बराबर में W अपन में Q नॉट। Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है, W क्या है, हमारे पास कार्य है जो परीक्षण आवेश को लाने में किया जा रहा है। कहाँ पे लाया जा रहा है, विद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा है। तो परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु की वैद्युत विभव कहते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। V क्या है, वैद्युत विभव है। तो अगर इतनी सारी चीजें हमें पता है, इसका सूत्र पता है, इसका परिभाषा पता है, तो यहाँ से हम इसकी मात्रक और बीमा आसानी से अपने मन से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। मात्रक को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पे ऊपर क्या है, वर्क है यानी काम है, ठीक है, कार्य है। तो कार्य को हम क्या कहते हैं, कार्य का जो मात्रक होता है उसे हम जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। और नीचे क्यू नॉट आवेश है, आवेश का मात्रक कुलाम, तो जूल प्रति कुलाम, यहाँ से इसका मात्रक निकल के आ गया। यहाँ देखिए हम लिख देंगे मात्रक के जगह पे जूल, ऊपर जूल हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, कुलाम। तो जूल प्रति कुलाम जो होगा ये हो जाएगा वैद्युत विभव का मात्रक। और उसके बाद से अगर हम बीमा की बात करते हैं तो बीमा की गणना भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए जो हमारे पास W है ना, का वर्क यानी कि कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यही ना होता है कार्य। जो कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन होता है, यानी W बराबर होता है हमारे पास F इंटू डी, यानी कि बल गुणे विस्थापन। नीचे हमारे पास आवेश है तो नीचे हम केवल आवेश रखेंगे, ठीक है, आवेश लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात करें बल की, तो बल का जो हमारे पास बीमा होती है MLT के पावर माइनस का 2 होता है, ठीक है। और वहीं पे बात करें विस्थापन के बीमा की, तो विस्थापन का बीमा होता है L, और नीचे हमारे पास आवेश की बीमा लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 80। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व अगर करना चाहें तो यहाँ पे इसकी बीमा लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करके m के पावर क्या हो जाएगा, केवल m ही रहेगा क्योंकि इसके पावर +1 है। l के पावर क्या हो जाएगा, l 1 है और एक l यहाँ पे, तो l के पावर 2 हो जाएगा। t के पावर क्या हो जाएगा, t के पावर -2 यहाँ पे है, t नीचे से ऊपर जाएगा, -1 आएगा, और -1 -2 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और a के पावर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी बीमा भी यहाँ पे फाइंड हो गई। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि मैंने बीमा कैसे निकाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, ठीक है। देखिए संधारित्र की धारिता क्या होती है, धारिता की परिभाषा देनी है। तो इसका भी सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, किसी संधारित्र की धारिता किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। देखिए कोई भी संधारित्र की धारिता होती है ना, तो उसमें 2 प्लेटें होती हैं। तो एक प्लेट का आवेश, अगर हम एक प्लेट का आवेश लें और दोनों प्लेट के बीच में उत्पन्न क्या होगा, विभवांतर होगा। दोनों प्लेट के बीच में क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। तो अगर उस दोनों प्लेट के बीच में विभवांतर और एक प्लेट के आवेश के अनुपात को देखें तो उसे हम कहते हैं धारिता। क्या कहते हैं, धारिता। तो C बराबर हमारे पास फॉर्मूला आता है Q/V, ये अनुपात है दोनों और इसे हम धारिता कहेंगे। धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर क्या है, Q आवेश है, नीचे क्या है, V विभवांतर है, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका मात्रक की अगर गणना करना चाहें तो मात्रक क्या हम पता नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर Q आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पे हमने कूलाम लिख दिया और उसके बाद से प्रति लगा देंगे क्योंकि बटा है। और V मतलब क्या होता है, विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा।
तो कूलाम प्रति वोल्ट क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। किसका मात्रक, धारिता का। धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। बहुत सिंपल सा प्रश्न, समविभव पृष्ठ क्या होता है। देखिए उत्तर होगा इसका, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ खींचा जा रहा है जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो, बराबर हो, तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। बहुत सिंपल सा ये परिभाषा है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींची जाए वह पृष्ठ जिसकी सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, ये बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर ये रहा। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो ये प्रश्न हमारे पास दे रखा है। तो इसमें क्या क्या दिया है आपको, आवेश दे रखा है 2 × 10⁻⁵ कूलाम। ठीक है, ये आवेश दे रखा है कितने कूलाम का आवेश है और ले जाने में कार्य पूछ रहा है। इसमें विभवांतर भी दे रखा है, यानी V बराबर भी दे रखा है 50 वोल्ट। ठीक है, और हमें वर्क निकालना है, W बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो आप लोगों ने V बराबर हमने पढ़ा अभी फार्मूला, V बराबर W/Q0, ये वैद्युत विभव का फार्मूला है। तो Q हमारे पास पता है और V भी पता है, तो यहाँ से W को फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम, अगर इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो W बराबर लिख सकते हैं Q गुणे में V। ठीक है, तो Q गुणे V हो सकता है आवेश गुणे विभवांतर। ठीक है, तो कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर हो जाएगा, कार्य ही तो निकालना है। तो कार्य बराबर हो जाएगा, Q को हम क्या कहेंगे, देखिए 2 × 10⁻⁵ कूलाम है, तो ये लिख देंगे 2 × 10⁻⁵ Q की जगह पे। और V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 50 वोल्ट है तो 50 लिख सकते हैं। और इसको आगे हम इस तरफ साइड में सॉल्व कर देते हैं। W बराबर में क्या हो जाएगा, 2 और 50 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 100, और गुणे में 10 के पावर क्या हो जाएगा -5। तो W बराबर अगर निकालें तो ये हो जाएगा, अगर हम 100 को 10 के पावर 2 लिखें तो गुणे में 10 के पावर -5 ये रह जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 10 दोनों हो गया। तो ऊपर के, अगर मान लीजिए नीचे के हमारे आधार बराबर हैं तो ऊपर के घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो एक में माइनस है एक में प्लस है तो घट जाएंगे, तो 10 के पावर -3 आ जाएगा। और ये क्या होगा, वर्क है तो ये जूल में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जूल लगा देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जूल नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है इसकी यूनिट भी लगानी होती है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि आपके 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, स्टेप वाइज ले जाना है, लास्ट में इसका मात्रक जरूर लिखना है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की तरफ चलेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए। हमारे पास एक चित्र दे रखा है और कह रहा है कि इस चित्र के अनुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमारे देखेंगे कि तो 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं इस फिगर में, C1 C2 C3। ठीक है, एक 5 माइक्रोफैरड का है, एक 10 माइक्रोफैरड है, एक 3 माइक्रोफैरड है। तो हमने क्या किया है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लिया है, C1 बराबर 5 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 10 माइक्रोफैरड, C3 बराबर 3 माइक्रोफैरड। उसके बाद से हम इसकी गणना करेंगे, इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे जो श्रेणी क्रम में जितने भी कैपेसिटर हैं उनको सबसे पहले देखेंगे। तो श्रेणी क्रम में ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, दोनों कैपेसिटर किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, सीरीज में है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, C बराबर में C1 इंटू का C2 अपन में C1 प्लस का C2 कर दीजिए। ये सिंपल सा फार्मूला है। एक और फार्मूला होता है जैसे कि 1/C बराबर में 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3, इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो C बराबर अगर निकालना चाहें तो C1 का मान क्या है, 5 माइक्रोफैरड है तो 5 रख देंगे, गुणे में C2 का क्या है 10 है तो 10 रख देंगे, अपान में क्या हो जाएगा, C1 का मान क्या है 5 है और प्लस का C2 का क्या है 10। तो यहाँ से अगर निकालना चाहें तो 5 दहा का क्या हो जाएगा 50 और बट्टा में नीचे क्या हो जाएगा 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 15 तियाँ 45। ठीक है, इसको काटना चाहें तो 15 तियाँ 45, 3 दशमलव फिर से 5 आया, 10 जीरो बढ़ा 5 15 तियाँ 3 बार में जाएगा 15 तियाँ 45। तो लगभग हमको लगता है कि 3 3 आता जाएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 आता जाएगा, 3 दशमलव के बाद से 3 3 आता जाएगा। इतना माइक्रोफैरड ये आ गया, कौन सा आ गया
श्रेणी क्रम वाला। अब देखिए यहाँ पे 3.33 माइक्रोफैरड का आ गया जितने भी श्रेणी क्रम में कैपेसिटर थे। इन दोनों कैपेसिटर को जब हमने श्रेणी क्रम में सॉल्व कर दिया तो ये इसके सामने आ जाएगा, इस कैपेसिटर के, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो समांतर के लिए जो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है वो होता है C बराबर में जो हमारे पास निकल चुका है, यानी कि जो श्रेणी क्रम है उसको सॉल्व कर चुके हैं तो उसको पहले लिख देंगे, उसमें जोड़ देंगे हम जो बचा हुआ संधारित्र है उसको। तो यहाँ पे हम C डैश बराबर निकलना चाहें तो C यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आया, 3.33 माइक्रोफैरड आया है, यानी C का मान ये था। तो C डैश इसको मान लेते हैं। तो यहाँ से हम 3.33 रख देंगे और प्लस का C3 क्या है, इसका मान क्या है 3 माइक्रोफैरड है तो 3 रख देंगे। तो यहाँ से C डैश बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा 3 6 हो जाएगा 6.33 और ये किस में आएगा, माइक्रोफैरड में आएगा, क्योंकि सारे जो कैपेसिटर थे माइक्रोफैरड में थे तो इसका आंसर भी क्या होगा, माइक्रोफैरड में आएगा। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये भी चीज़ समझ में आई होगी। लगभग 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक फैराडे वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक फैराडे वाले वैद्युत धारिता की बात कर रहे हैं। अगर कोई गोलीय चालिका की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी धारिता 1 फैराडे है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास जो C दे रखा है 1 फैराडे दे रखा है, कितना, 1 फैराडे, ठीक है, 1 फैराडे दे रखा है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा C बराबर में, इसको हम हल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा C बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R के बारे में, ठीक है, ये पता होगा। तो यहाँ से अगर कैपिटल R को पक्षांतर करके इधर लाएं और C को इधर भेजें तो C अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और इसी फार्मूले को रख करके हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो R बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम C ऐसे रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। तो R बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट जिसका मात्रक होता है 9 गुणे 10 के, जिसका मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, और गुणे में क्या हो जाएगा, C का मान क्या है 1 फैराडे है तो 1 रख देंगे। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो R बराबर यानी इसकी त्रिज्या 9 गुणे 10 के पावर 9 ही आ जाएगी। और ये किस में होगा, मीटर में होगा, क्योंकि त्रिज्या का क्या है, दूरी है, दूरी मीटर में होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, किसी भी तरीके की यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, आसान था। अब हम देखेंगे हमारा अंतिम प्रश्न, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। हमें गणना करनी है किसकी, विभव की। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उनको सबसे पहले लिख लेना है। तो यहाँ पे आवेश कितना दिया गया है, 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश दिया है। और इसमें R कितनी दे रखी है, दूरी, यानी कि इसकी त्रिज्या, रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो R बराबर में 10 के पावर अगर -2 से गुणा करा देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो 1 में अगर 10 के पावर -2 से गुणा करेंगे तो 10 के पावर -2 ही बचेगा, तो इसलिए मैंने 10 के पावर -2 ही लिखा है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या में अगर 10 के पावर -2 से हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो मीटर में बन जाएगा, अगर सेंटीमीटर में है तब, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करना चाहें तो V का एक फार्मूला होता है, यानी कि विद्युत विभव का फार्मूला होता है। तो विद्युत विभव ही याद करना है हमें। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे Q/R। ये हमारा वैद्युत विभव का फार्मूला निकल के आता है, जो कि आपको पता होगा। इस सूत्र को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो V बराबर निकलना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 गुणे 10 के पावर 9 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान होता है। और Q का मान क्या दिया गया है हमारे पास, Q आवेश का मान 1 कूलाम दे रखा है, तो गुणे में 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा हमारे पास, R का मान क्या है, 10 के पावर -2 है, 10 के पावर -2 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करें आगे तो V बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 9 गुणे 10 के पावर 9, और ये 10 के पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे तो गुणे में 10 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसका मान निकालते हैं तो 9 तो एज इट इज़ रहेगा, गुणे में ये अगर बेस बराबर है तो ऊपर के घातांक एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 9 2 क्या हो जाएगा, 11। तो 9 गुणे 10 के पावर 11, ये इसकी वैद्युत विभव की गणना हो गई। तो यहाँ पे वैद्युत विभव का मात्रक भी लिख देंगे, वोल्ट। ये इसका आंसर आ गया। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए आप सभी को तैयार हो गए होंगे, और सिंपल से प्रश्न थे, आप सभी लोग जो है इन्हें लिख करके अपनी कॉपी में तैयार कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।